हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुणाल कुमार। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीकॉम ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी का बिजनेस मैथ्स सब्जेक्ट एंड द चैप्टर इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। जिन बच्चों ने 11 12 में मैथ्स थी जिनके पास, तो उन्होंने तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, और जिनके पास मैथ्स नहीं थी उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए मैं स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। बेटा, मैट्रिक्स होती क्या है? व्हाट इज मैट्रिक्स? पहले तो हम इस बात पे बात करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। मैट्रिक्स क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है जिसमें एलिमेंट्स होते हैं। जैसे ये हो गया 2 3 4 5 6 8। ये मैंने क्या किया? मैंने एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में कुछ एलिमेंट्स को लिखा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। तो मैंने इसका नाम दे दिया कि ये मैट्रिक्स ए है। इसके अंदर क्या होता है बेटा? इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, और हर एलिमेंट का अपना एक एड्रेस होता है। जैसे हमारे घर होते हैं ना, तो हमारे घरों का एड्रेस होता है। ऐसे होता है, पहली गली का चौथा घर, ऐसे बोलते हैं ना। अच्छा, मैं वहां चला जाइए, चौथी गली में पांचवा घर। इट्स लाइक दैट। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ऐसी जो लाइन होती है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ऐसी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो दो आ रही है, देख लो, एक दो। ऐसे ऐसे उंगली करोगे तो दो आ रही है, और ऐसे ऐसे इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइंस कितनी है उसको बोलते हैं कॉलम। तो वर्टिकल लाइंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉलम। और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं रोज। ठीक है, तो ये रो 1 हो गई, ये रो 2 हो गई, आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं C1, ये C1 C2 C3। गॉट इट? तो हमारे पास दो रो हैं और तीन कॉलम हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये बेसिक सी बात है जो आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, इसका एड्रेस होता है, इसका एड्रेस होता है। सर, इसका एड्रेस क्या है? इसका एड्रेस है A11। क्या बोलते हैं इसको? A11, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। पहले जो 1 है वो रो को डिनोट कर रहा है, दूसरा जो 1 है वो कॉलम को डिनोट कर रहा है। तो ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, तो A11। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम। इसको क्या बोलते हैं? ए सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम। इसको क्या बोलेंगे? सेकंड रो का सेकंड कॉलम। इसको क्या बोलेंगे? सेकंड रो का थर्ड कॉलम। तो देयर आर टू रोज एंड थ्री कॉलम्स, और हर किसी का, हर एलिमेंट का एक एड्रेस होता है। कौन सी रो और कौन सा कॉलम, उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, दैट इज द एड्रेस ऑफ दिस एलिमेंट। तो मुझे उम्मीद है ये तो समझ आ गया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि मैट्रिसेस में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस? मैट्रिसेस बेटा बहुत टाइप के होते हैं, तो उनके टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं एक बार। तो सबसे पहले तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस इज द प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, सिंगुलर इज कॉल्ड MATRIX, और प्लूरल इज कॉल्ड मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट दोनों रिलेटेड होते हैं, इसीलिए इसको एक ही यूनिट में डाला हुआ है। ठीक है, तो इसलिए चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। राइट, एक क्वेश्चन आपका इसमें से बनता है, एक क्वेश्चन। ठीक है, तो मैट्रिसेस में क्या करते हैं बेटा? पहली टाइप की मैट्रिक्स होती है, इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। सर, रो मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें एक ही रो होती है, जैसे 2 3 और 5। तो ये क्या हो गई? एक रो, तो इसको ए से डिनोट कर दिया मैंने। तो बताओ ये रो मैट्रिक्स है? क्योंकि सर एक ही रो है। कॉलम कितने हैं? कॉलम से कोई लेना देना नहीं है। कॉलम दो हो, तीन हो, एक हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे को बस इससे लेना देना है कि एक ही रो होनी चाहिए। ठीक है, तो बताओ इसका इसका ऑर्डर होता है। चलो ऑर्डर पे भी बात करते हैं। कितने रोज हैं इसमें? दो रो, तो इसको लिखते हैं 2। और कितने कॉलम है? तीन कॉलम, तो 2 इंटू 3 लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? 2 इंटू
3, 2 का मतलब होता है m और 3 का मतलब n, ये m इंटू n की फॉर्मेट होता है। m का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज, m का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज है, और n का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये होता है कितनी रोज है, 2 रोज, कितने कॉलम है, 3 कॉलम, तो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स का फॉर्मेट होता है। उल्टा मत कर देना कि पहले कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स लिख दिया फिर नंबर ऑफ रोज लिख दिया, वो आपका एकदम गलत हो जाएगा, ठीक है, उसको उल्टा नहीं लिखना। क्लियर है ये बातें? चलो इसका एड्रेस बताओ, कितनी रो है सर, 1 रो, कितने कॉलम है, 3 कॉलम है इसमें, ठीक है। तो मैंने आपको बताया मेरे को इससे अगर ये 3 होते या क्वेश्चन में 4 होते 10 होते मुझे कोई परवाह नहीं थी, अगर इधर 1 दिख रहा है तो मेरे लिए रो मैट्रिक्स है। सेम एक होता है कॉलम मैट्रिक्स, क्या होता है बेटा, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें एक ही कॉलम, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो बताओ एक ही कॉलम है ना, कॉलम इसको बोलते हैं ऐसे, तो हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, 1, तो इट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो कितने, इसका ऑर्डर क्या हो गया, रोज कितनी है, ऐसे ऐसे करके देखो, 1 2 3, 3 रो और 1 कॉलम। अब मुझे इस 1 से लेना देना है। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें केवल एक कॉलम हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक होता है बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। सर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। जैसे सपोज ये हो गया 2 3 4 7, मतलब कितनी रोज है सर, 2 रो। समझ आ रही है, रो का मतलब उंगली ऐसे चलाना स्टार्ट कर दो, कॉलम का मतलब ऐसे, कितनी रोज है, 2 रो, कितने कॉलम है, 2 कॉलम। तो अगर ये m और n इक्वल आता है, इफ m इज इक्वल टू n, तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। बचपन में तो स्क्वायर यही पढ़ा है, लेंथ और ब्रेड्थ। भाई रोज क्या है, ठीक है, रोज हमारे, ठीक है, एक साइड को डिनोट कर रही है, कॉलम हमारे दूसरे साइड को डिनोट कर रहे हैं, तो रोज और कॉलम इक्वल होंगे, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। सर ऐसी एक और एग्जांपल दे दो। भाई जनरली आपका ये सपोज 2 3 4 5 6 7 3 2 9 फॉर एग्जांपल, ये तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ सर। कितनी रोज है, 3 रोज, 3 रोज लिख दिया। कितने कॉलम है, 3 कॉलम। तो अगर ये और ये बराबर आ रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ आ रही है, चाहे वो 1:1 का ही क्यों ना हो। सपोज ए मैट्रिक्स में ऐसे लिख दूंगा 2, बताओ कितनी रो है, 1, कितने कॉलम है, 1, तो ये 1 इंटू 1 का स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ऐसे मैं 4x4 का बनाऊंगा, ठीक है, लेकिन 3x3 से ऊपर है ही नहीं आपके सिलेबस में, ठीक है, मतलब ऊपर भी हो सकता है लेकिन ज्यादातर आपके क्वेश्चन 3x3 तक ही लिमिटेड है, ठीक है। इज दैट क्लियर? चलो, तो ये हमने पढ़ा। अच्छा यहां से ना एक फैमिली स्टार्ट हो रही है, यहां से एक फैमिली स्टार्ट हो रही है। रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ फैमिली फ्रॉम हियर, राइट। तो फैमिली का पहला मेंबर था स्क्वायर मैट्रिक्स, कौन था बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स कहता है कि भाई उसके बाद भी कुछ होता है, उसके बाद भी कुछ होता है। क्या होता है, इसका अगला, यहां से फैमिली स्टार्ट हो रही है, यहां से नेक्स्ट मेंबर कौन है सर, इसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। फिर डायगोनल आता है, स्केलर आता है, फिर आइडेंटिटी आती है, ठीक है। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है सर, पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। मैं सपोज 3x3 का एग्जांपल लेके चलता हूँ, ठीक है। पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। दूसरी क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि ये वाला जो लाइन होती है ना, इसको हम बोलते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं डायगोनल। सर इसको डायगोनल बोलेंगे, नहीं, इसी को डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। तो जो डायगोनल, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, ये सर जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है ना वो सारे जीरो होने चाहिए, ठीक है, वो सारे क्या होने चाहिए, जीरो। और जो डायगोनल एलिमेंट है
वो कुछ भी हो, सब 2 3 और ये -5 कुछ भी हो, इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। सर इसी लेकिन इसकी पहली क्वालिटी क्या थी, इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी मैंने बोला एज ए फैमिली स्टार्ट हो रही है, इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर होता है स्केलर मैट्रिक्स। क्या होता है बेटा, स्केलर मैट्रिक्स। सर स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, सर वो मैट्रिक्स, वो भी 3x3 की होती है। किसकी होती है, 3x3 की। तो इसमें भी ये पहले तो ये स्क्वायर की क्वालिटी आनी चाहिए, डायगोनल की क्वालिटी आनी चाहिए कि नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0। तो मैंने ये तो भर दिया। तीसरी क्वालिटी की डायगोनल एलिमेंट, इसमें क्या था, कुछ भी हो सकते हैं, बट इसमें ये कह रहा है कि भैया कुछ भी हो बट तीनों सेम हो। बोलो कुछ भी हो बट तीनों सेम हो। अगर 2 हो तो तीनों 2 हो, और अगर रूट हो तो तीनों रूट 2 हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रही है। तो दिस इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। यहां से हमारी ये ये मैट्रिक्स आपके क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये दो तो बस समझाने के लिए था, 12th क्लास में हम पढ़ाते हैं इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया, बट इसका कोई ज्यादा काम नहीं है। मेन काम ये स्क्वायर और आइडेंटिटी का है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, क्योंकि इसी फैमिली का पार्ट है, इसी फैमिली का पार्ट है, तो पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए, इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरी क्वालिटी डायगोनल, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0। फिर तीसरी क्वालिटी क्या थी यहाँ पे, कि डायगोनल एलिमेंट शुड बी इक्वल। लेकिन कुछ एडिशन तो होगा ना, तभी तो ये अलग वो है। तो ये कह रहा है भाई इक्वल होना चाहिए, लेकिन केवल वैल्यू 1 होनी चाहिए। समझ आ रही है, 1 के अलावा और कुछ नहीं, 1 के अलावा और कुछ भी नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर, डन है, डन। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको करा दिया टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल देते हैं, या इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो नाम ध्यान रखना। तो कभी कभी इसको, और इसको आई से डिनोट करते हैं इसको किससे डिनोट करते हैं, आई से। और सर इसको I3 भी बोल देते हैं। सर ऐसा क्यों, क्योंकि ये 3x3 की मैट्रिक्स है। तो सर ऐसे I2 भी होता है क्या, हाँ भाई। अगर मैं सेम कंसेप्ट इसमें लगाऊं, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0, डायगोनल एलिमेंट शुड बी 1। तो ये इसका छोटा भाई हो गया। इसको I2 भी बोलते हैं, या तो I बोल दो या I2 बोल दो, और स्पेसिफाई करना है तो। सर 2 क्यों बोल रहे हो, क्योंकि भाई ये 2x2 का मैट्रिक्स है। सर 3 क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ये 3x3 का मैट्रिक्स है। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म हम यूज कर लेते हैं, I2 और I3, ठीक है। अब मैं आपको सिखा रहा हूं बेटा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्या सिखा रहा हूं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब ये कह रहा है कि भाई दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल है, 2 3 4 5, और ये इक्वल दी हुई है एक्स वाई जेड और 5, ठीक है। अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल दी हुई है, तो इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इक्वल होंगे। मतलब इसका a11 इसके a11 के इक्वल होगा, मतलब 2 इज इक्वल टू एक्स हो गया, एक्स की वैल्यू 2 आ गई। इसका a12 इससे इक्वल होगा, तो 3 इज इक्वल टू जेड आ गया, इस 4 इज इक्वल टू वाई आ गया, और 5 तो 5 दिया ही हुआ। तो हमें तो एक्स वाई जेड की अगर वैल्यू निकालनी थी, वैल्यू आ गई। इसका मतलब भाई अगर दो मैट्रिसेस इक्वल दिया हुआ है, इसका मतलब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसका a11 उसका a11 आपस में इक्वल होंगे, इसका a12 उसका a12 आपस में इक्वल होंगे। इट्स लाइक दैट, ठीक है। समझ आ गई। फिर आता है हमारे पास एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स। क्या आता है बेटा, एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स। अगर ए मुझे दिया हुआ है 2 3 1 4, और बी दिया हुआ है 7 1 8
ठीक है। अगर क्वेश्चन मुझे बोलता है भाई ए प्लस बी निकालो, तो पहली बात तो एडिशन तभी हो सकता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। बोलो एडिशन कब हो सकता है? जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। अगर मैं इसका ऑर्डर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है, सपोज इसका ऑर्डर मैंने 5 3 और लिख दिया, क्या ये अब ऐड हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि सर इसका ऑर्डर सेम नहीं है। ये है 2 by 2, 2 रोज 2 कॉलम, ये है 2 रोज 3 कॉलम, 2 by 3। नाउ द ऑर्डर इज नॉट सेम, तो अब मैं इसको ऐड कर ही नहीं पाऊंगा। समझ आ रही है भाई? इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन होगा? ये है A2 A13, इसका A13 कोई है ही नहीं, राइट? तो मुझे बस ये ऑर्डर को ध्यान से समझना। अब मैं इसको बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन लेके आता हूँ, ठीक है। अब ये भी ऑर्डर 2 by 2 अब ऐड हो सकता है। ऐड होने का मतलब क्या भैया? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दो। इसका A11 इसके A11 से ऐड हो जाएगा। 2 + 7 क्या हो गया? 9। 3 + 1 क्या हो गया? 4। 1 + 8 क्या हो गया? 9। 4 + 2 क्या हो गया? 6। ठीक है, तो ये आप ऐड कर दोगे। अगर मुझे माइनस करना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इधर देख लो, अगर क्वेश्चन बोले भाई a - b निकालो, तो a - b कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 - 7 क्या हो गया? -5। 3 - 1 क्या हो गया? 2। 1 - 8 क्या हो गया? -7। और 4 - 2 क्या हो गया? -2। तो ये मेरा a - b आ गया। तो इट शोज कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर वेरी इजी, इसमें कोई टेंशन है ही नहीं। टेंशन होती है मल्टीप्लीकेशन में। टेंशन किसमें होती है बच्चों? मल्टीप्लीकेशन में। तो मल्टीप्लीकेशन में आपको सिखा रहा हूं। मल्टीप्लीकेशन इतना इजी नहीं होता, तो उसको हम, अच्छा पहले मल्टीप्लीकेशन में भी दो चीजें होती हैं। पहले वाला इजी वाला होता है। अगर ये कह रहा है, देखो यहाँ पे मैं इस चीज को उठाता हूँ, ये क्या है? ए। अब अगर क्वेश्चन बोलेगा भाई 2a निकालो, क्या निकालो? 2a। इसको बोलते हैं कि मैट्रिक्स को किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी एक स्केलर टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो a मुझे ये दिया हुआ, अगर मुझे 2a निकालना है, इसको मिला 2 × a। a क्या हो गया? 2 3 1 4। अगर मुझे a निकालना है तो इट इज लाइक दैट, राइट? तो अगर कोई कांस्टेंट, ये याद रख लो, अगर कोई कांस्टेंट, एक सिंगल कांस्टेंट अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है, तो इसका मतलब होता है वो कांस्टेंट हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 1 = 2, 2 4 = 8। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आपको वाइसा वर्सा करना है, अगर सपोज इस मैट्रिक्स में कॉमन लेना है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो एलिमेंट हर किसी में से कॉमन आए। अगर मैं इसमें से कॉमन लेने की सोचूंगा तो 2 कॉमन आ गया, तो ये हो गया 2 3 1 4, राइट? लेकिन अगर कोई मैट्रिक्स ऐसे होता 4 6 2 7 और मैं 2 कॉमन लेने की कोशिश करता, तो 2 इसमें से कॉमन आता, इसमें से आता, इसमें से आता, बट इसमें से नहीं आता, तो मैं फिर 2 कॉमन नहीं ले सकता। समझ आ रही है? मैं 2 कॉमन नहीं ले सकता। तो मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट से, तो मल्टीप्लाई करने का मैं तरीका बता दिया। कॉमन लेना है तो हर एक एलिमेंट से कॉमन आना चाहिए। समझ आ रही है? देखो, तभी तो ये चीज बैक टू द नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, राइट? ये सेम आ गया ना। पहले मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसमें कॉमन ले लो दोबारा से ये आ गया। बट अगर इसमें से कॉमन लेना हो तो ऐसे थोड़ी करेंगे कि 2 कॉमन ले लिया, ये हो गया 2 3 1, इसमें से नहीं आया तो भैया इसको ऐसे छोड़ दिया। दिस इज रॉन्ग, ठीक है? तो ये बात आपको समझ आ गई, ठीक है? ये बात आपको समझ आ चुकी है, यस और नो? तो अब क्या समझना है? अब समझना है सर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। अभी मैंने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं बताया, मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विद अ कांस्टेंट बताया। अब मैं सिखा रहा हूं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। इसको बच्चों एकदम ध्यान से सुनना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई। जैसे ए दिया हुआ है सपोज 2 3 4 5 और बी दिया हुआ है 3 4 5 6 7 8। क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे? तो सर आपके माइंड में सबसे पहली चीज आ रही होगी कि सर ये तो ऑर्डर ही सेम नहीं है।
तो भाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में सेम ऑर्डर वाला कंसेप्ट नहीं लगता जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लगता था, इक्वालिटी में लगता था, इसमें नहीं लगता। तो पहले तो उस कंसेप्ट को तो छोड़ दो, समझ आ रही है सर? दूसरा क्या कंसेप्ट समझे भाई? एक कंसेप्ट होता है कि जैसे इसका ऑर्डर पहले लिखना पड़ेगा, तो ये क्या है 2 × 2, ठीक है, और इसका ऑर्डर लिखना पड़ेगा, इसका ऑर्डर क्या है, कितनी रोज है 3 रोज, और कितने कॉलम है 2 कॉलम, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तब होगा जब पहले वाले का बाद वाला और बाद वाले का पहले वाला सेम हो, समझ आ रही है? बट ये दोनों तो सेम ही नहीं है, तो इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस, हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, राइट? तो सर कब पॉसिबल होगा? अभी दोबारा से करते हैं। सपोज ये 2 3 4 5 है, और अगर मैं बी ऐसे लिखता हूं 3 4 5 6 2 1, चलो ये लिख दिया। अब बताओ इसका ऑर्डर क्या है? सर ये है 2 रोज 2 कॉलम, इसका ऑर्डर क्या है 2 रोज 3 कॉलम। क्या मैं ऑर्डर सेम है? सर ऑर्डर सेम तो आपने मना ही कर दिया था, ऑर्डर सेम का तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है, फिर किस चीज का लेना देना है? पहले वाले का बाद वाला, बाद वाले का पहले वाला, पहले वाले का बाद वाला, और बाद वाले का पहले वाला। ये ऑर्डर आपको सेम करना है, समझ आ रही है? ये ऑर्डर आपको सेम करना है, और अगर ये ऑर्डर सेम हो गया, अगर ये ऑर्डर सेम हो गया तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो सर क्या होगा, क्या होगा? मैं आपको एक सजेशन देता हूं जब भी आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो व्हेनेवर, तो एक ही लाइन में किया करो। अगर बी नीचे लिखा होगा तो आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगी, और इसका आंसर भी एक ही लाइन में लिखना चाहिए। तो सर ऑर्डर क्या होगा भाई? ये और ये कट जाता है, ये और ये कट जाता है मन में, समझ आ रही है? वहां पेपर में काट के मत दिखाना, यहाँ मन में कट जाता है। तो जो बच गया वो इसका नया ऑर्डर हो गया। 2 इधर है तो 2 इधर आ जाएगा, और 3 बाद वाला है तो वो बाद वाली जगह पे 3 आ जाएगा। तो पहली बात तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि हमें इसका ऑर्डर समझ आ गया कि भैया नया मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या है, समझ आ रही है? तो मैं पहले इसका ढांचा बना देता हूँ, 2 रोज 3 कॉलम बना दिया। पहले आपको ब्लैंक्स बना देने हैं भाई। 2 रोज, देखो 2 रोज है और 3 कॉलम है, आप ऐसे ब्लैंक्स बना देना, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है? अब सर क्या होता है, इसका एड्रेस क्या है? इसका एड्रेस है A11। ये जो 1 शो कर रहा है ये इसकी रो को डिनोट कर रहा है। क्या डिनोट कर रहा है? रो को। और जो दूसरा 1 है वो दूसरे वाले की कॉलम को डिनोट कर रहा है। आपको ये बात समझनी है, ठीक है? पहले वाला पहले वाले को डिनोट करेगा, और पहले वाले की क्या? रो। और दूसरे वाला दूसरे मैट्रिक्स को डिनोट करेगा, दूसरे वाले का क्या? कॉलम। तो पहले रो और ये तो आपको ये आंखों में समझना है कि अच्छा मुझे इसको आपस में सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करते हैं? मेरे साथ 1 2 बार बोलोगे। पहला पहले से, बोलो बोलो, पहला पहले से प्लस दूसरा दूसरे से प्लस तीसरा तीसरे से। ये हमारा एक फॉर्मेट रहता है। सर दोबारा बोलो, पहला पहले से प्लस दूसरा दूसरे से प्लस तीसरा तीसरे से। सर ये क्या बता रहे हो? अरे भाई गलतियां आप पता क्या करोगे? आप करोगे, ये गलती बता रहा हूं मैं कि आप क्या करोगे, पहला पहले से, पहला दूसरे से, पहला तीसरे से, ये गलतियां कर दोगे। तो हमें गलती नहीं करनी, हमें क्या करना है? सही वाला दोबारा बोल रहा हूं, पहला पहले से प्लस दूसरा दूसरे से प्लस तीसरा तीसरे से। क्या सर? देखो ये और ये मुझे समझ आ गया, A11 का मतलब ये है। तो इसका पहला कौन है? 2, और इसका पहला कौन है? 3। तो पहला पहले से मल्टीप्लाई करो, 2 3 6, मल्टीप्लाई करना, पहला पहले से मल्टीप्लाई होता है, प्लस बीच में प्लस आएगा, प्लस दूसरा दूसरे से। इसका दूसरा कौन है? ये। इसका दूसरा कौन है? 5, तो दूसरा दूसरे से, 3 5 15। क्या ये बात समझ आ गई? बस ये इतना ही था सर। अब अगले पे चलते हैं। ये क्या है? A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो, ये जो है ये पहले वाले की फर्स्ट रो को डिनोट कर रहा है, 1 है ना, तो फर्स्ट रो। और ये 2 है तो दूसरे वाले की कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर 2 लिखा है तो कौन सा कॉलम हो गया? अरे भाई ये वाला कॉलम हो गया, समझ आ रही है?
अब ये वाला कॉलम आ गया, अब मैं इसको मिटाऊं कैसे, चलो पूरा 3 और 5 लिख देता हूँ। अब ये आ गया, समझ आ रही है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्लियर है, बोलो पहला पहले से 2 4 जा 8 प्लस दूसरा दूसरे से 3 6 जा 18, क्लियर है ये बातें। नेक्स्ट A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है, मैं इसको दोबारा मिटाता हूँ, 4 6 को दोबारा लिख लेता हूँ। अब बताओ ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, इसको कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 था, ठीक है, तो बोलो पहला पहले से क्या हो गया, 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अब ये क्या हो गया, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं दोबारा से, तो ये हो गया 2 3 4 5। अब बताओ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, बताओ, तो A21 सेकेंड रो, ये भाई ये पहले वाले मैट्रिक्स में डिनोट कर रहा है रो को, तो पहले वाले में कौन सी रो है, 2 लिखा ना, सेकेंड रो, ये दूसरे वाले का कॉलम को डिनोट कर रहा है, दूसरे वाले में कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, समझ आ रही, 4 3 जा 12, पहला पहले से, इसका पहला ये है, इसका पहला ये, 4 3 जा 12 प्लस 5 5 जा 15 25, ठीक है, समझ आ रही। नेक्स्ट क्या हो गया, A22, क्या हो गया, A22, तो ये इससे होगा, अब मैं मार्क करने जरूरी है, चलो मैं कर देता हूँ भाई, पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ तो आपके लिए मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है, तो इसका A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो बोलो 4 4 जा 16, ये हो गया 16 प्लस 5 6 जा 30। नेक्स्ट A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो इसको मैं 4 6 मिटा देता हूं, अब बताओ ये हो गया और ये थर्ड कॉलम ये हो गया, बोलो 4 2 जा 8 प्लस 5 1 जा 5, बस ये आपका आंसर है। अब लिख देना सॉल्व करके भाई, ठीक है, सॉल्व करके तो आप लिख ही देना, डन है, डन। तो यहाँ पे हो गया 21 और ये इस टाइप से जो जो आएगा वो आप लिखते रहना। तो आपको मुझे मुझे उम्मीद है कि मैट्रिसेस एकदम क्लियर हो गया। इसी क्वेश्चन को एक दो बार और आप प्रैक्टिस करोगे तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। चलो अब मैं मैट्रिक्स के कुछ मल्टीप्लिकेशन करता हूं, और या चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, सेम कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट, क्योंकि 2 4 क्वेश्चन अगर आप कर लोगे ना तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, ये दिया हुआ है A 1 -4 5 3 0 2, ये A दिया हुआ है और ये B दिया हुआ है, बट आपको एक लाइन में लिखना है, ध्यान रखना, 4 1 6 2 7 3 8, आपको A इंटू बी निकालना है, आपको क्या निकालना है, A इंटू बी, ठीक है। अब A इंटू बी आप निकालोगे उसी तरीके से जो मैंने लास्ट स्लाइड में कराई थी, बट मैं इसका आंसर लिख के दे रहा हूँ आपको, मैं इसका आंसर लिख के दे रहा हूँ, आप मैच कर लेना आपका आंसर सेम आ रहा है नहीं आ रहा। -10 -24 -11 -26 -4 41 14 54 4 14 6 16, ये हो गया ए बी, क्या हो गया बेटा, ए इंटू बी, डन है, डन, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को।
ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे और इसको चेक कर लेना कि मेरा आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। मल्टीप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन में आपकी मल्टीप्लीकेशन आएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट टॉपिक में आपको समझाने वाला हूँ बेटा माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, क्या सिखाने वाला हूँ? माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। जैसे एक मैट्रिक्स है 2 3 4 1 2 3 3 2 1, दिस इज अ मैट्रिक्स। ठीक है, अब एक चीज समझना, इसके माइनर्स क्या होते हैं। ठीक है, या पहले मैं 2 by 2 का समझाऊं? चलो पहले 2 by 2 का समझाता हूँ, फिर 3 by 3 पे चलेंगे। ठीक है, इसके माइनर्स क्या होते हैं और इसके कोफैक्टर्स क्या होते हैं। व्हाट आर द माइनर्स एंड व्हाट आर द कोफैक्टर्स। ठीक है, माइनर्स का मतलब होता है बेटा जिसको हम m से डिनोट करते हैं। तो इसमें चार A11 A12 ऐसे चार चार एलिमेंट्स है ना, तो हर एलिमेंट का माइनर होगा M11 M12 M21 M22। ठीक है, ऐसे जो कोफैक्टर होते हैं उसको A से डिनोट करते हैं, A11 A12 A21 A22। ठीक है, कैपिटल A से डिनोट करते हैं या कैपिटल C से भी कर सकते हैं। ठीक है, बट जनरली बुक्स में कैपिटल A दिया होता है तो आप A यूज करोगे। ठीक है, अब बताओ M11 क्या होता है? अच्छा, इसकी जगह का साइन होता है, मैं जगह का साइन बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इसकी जगह का साइन होता है, साइन मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। ठीक है, मैं ऐसे लिख दूं, ये पहले वाला होता है प्लस, दूसरा होता है माइनस, फिर ये माइनस ये प्लस, ऐसे ही सिंबल है। ठीक है सर, ये प्लस क्यों आया? A11 है ना, 1+1 क्या होता है? इवन या ऑड? इवन के केस में क्या होता है? पॉजिटिव, और ऑड के केस में नेगेटिव। ये क्या है? A12 1+2 A12 1+2 क्या हो गया? 3। तो इवन है या ऑड है? ऑड है तो सर नेगेटिव। ये क्या है? A21, ऐसे आप देख सकते हो। और अगर 2 by 2 का 3 by 3 का होता है तो फॉर्मेट ऐसे चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आप चेक कर लेना वही इवन ऑड वाले कंसेप्ट पे, ये 3 by 3 का मैट्रिक्स ऐसे काम करता है, 2 by 2 का मैट्रिक्स ऐसे काम करता है। ठीक है, तो क्योंकि साइन का यूज आने वाला है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ माइनस क्या होते हैं। जैसे 2 है तो ये स्मॉल A11 है ना, इसको हम क्या बोलेंगे भाई? ये A11 है, मुझे इसका माइनर निकालना है तो M11। इसका माइनर पता है क्या होगा? आप ये जो है ना, इसकी रो को भूल जाओ, हाथ से है ना ऐसे कर लो, इसकी रो को छुपा दो और इसकी कॉलम को भी छुपा दो। क्या बच गया सर? 2 बच गया। क्या बच गया? 2। समझ आई? यार ये चीजें आई थिंक मुझे माइनर को फैक्टर एक टॉपिक के बाद कराना चाहिए। मैं इस पर दोबारा आता हूँ। ठीक है, मैं इस पर दोबारा आता हूँ। एक एक टॉपिक है जो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने स्किप कर दिया, बट मुझे स्किप नहीं करना चाहिए था। मुझे लगा मैं उसको बाद में समझाऊंगा, बट चलो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स क्या होता है बेटा? डिटर्मिनेंट होता है जो मैट्रिक्स से ही बनता है। किससे बनता है? मैट्रिक्स से ही बनता है। जैसे ए डिटर्मिनेंट है, ए मैट्रिक्स है 2 3 4 5, इसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स।
सर डिटरमिनेंट क्या होता है? डिटरमिनेंट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ये जो दो डंडे आगे पीछे लगा दिए ना, इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो बताओ ए का डिटरमिनेंट क्या होगा? 2 3 4 5। तो सर ये आपने क्या किया भाई? मैंने इधर इसको फोल्ड कर दिया था, तो ये मैट्रिक्स होता है। मैंने इसको फोल्ड नहीं किया, इसको बोल दिया डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स सॉल्व नहीं हो सकता। अगर कोई बोलेगा ना इसको सॉल्व करो, मैं बोलूंगा नहीं भाई सॉल्व नहीं हो सकता। अगर कोई बोलेगा इसको सॉल्व करना है, तो मैं बोलूंगा हाँ भाई कर देते हैं सॉल्व। बताओ ये सॉल्व पता कैसे होगा? ये पहले वाले को उठा लो, A11 को, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये कंसेप्ट होता है। तो क्या हो गया? 2 इंटू 5, एक ब्रैकेट में डाल दो, माइनस 4 इंटू 3। ठीक है, उल्टा मत कर देना। तभी मैं बोल रहा हूँ पहले A11 सबसे पहले वाली चीज को पकड़ लो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, राइट। तो ये मेरा आंसर आया 10 माइनस 12। तो ये कितना आया? -2। सर ये मॉड नहीं होता कि हम इसको पॉजिटिव नहीं ले, नहीं भाई ये मॉड नहीं है, दिस इज नॉट मॉड, दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। इसको नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिए, ये सब मत करना, ठीक है। इसका आंसर -2 ही है, समझ आ रही है? क्योंकि ये मॉड नहीं है, डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, ठीक है। बात समझ आ रही है? सर ऐसे ही 3/3 में करके बताओ। 3/3 में बता देते हैं भाई। ए क्या दिया हुआ है? सपोज 2 3 1 1 2 3 3 2 1, ठीक है, ये ए दिया हुआ है। अब मुझे पता लगाना है कि भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा। क्या पता लगाना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को पता लगाने के लिए, ठीक है, मुझे अपने कंसेप्ट पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो सर ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? सिंपल, ये हो गया 2 3 1 1 2 3 3 2 1। दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ए, दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ए। समझ आ रही है? अब सर इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे आपको सिखाना पड़ेगा माइनर्स और कोफैक्टर्स, ठीक है। क्या सिखाना पड़ेगा? माइनर्स और कोफैक्टर्स, ठीक है। चलो, अब मैंने आपको बोला था कि भाई ये ए है। क्या है ये? ए, ठीक है। और इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? ये। और सर और भी कुछ चेंज होगा ना? हाँ भाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट ए हो गया। क्या ये बात समझ आ रही है? दिस इज कॉल्ड ए एंड दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ए। दिस इज कॉल्ड ए, दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ए। बताओ ये बात समझ आ रही है? अब डिटर्मिनेंट ए में हम M11 M12 ये माइनर निकाल रहे हो, मैं कोफैक्टर निकाल के दिखाऊंगा, फिर 3/3 का सिखाएंगे, ठीक है। M11 क्या होता है? A11 पकड़ लिया, इसको हटाया तो ये 2 बच गया। बताओ M12, A12 कहाँ पे है? ये। इसके करस्पॉन्डिंग रो को और करस्पॉन्डिंग कॉलम को छिपा दो, क्या बच गया? 1। ऐसे ही M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसके रो और कॉलम को हटाओ तो क्या बच गया? 3। M22 इसकी रो और कॉलम को हटाया तो क्या बच गया? 2। तो ये क्या हो गया हमारे? माइनस। ये क्या हो गया हमारे? माइनस। सर माइनर में आपने साइन वाइन को कंसीडर नहीं करा? अभी तो साइन बताए थे भाई, साइन को कंसीडर नहीं करना है। माइनर में साइन कंसीडर नहीं होते। कोफैक्टर क्या होता है? सर अब आया ना, ये क्या हो गया? इसको हटाओ और इसको हटाओ, क्या बच गया? 2, ठीक है। और विद साइन, विद साइन। सर विद साइन का मतलब इसकी जगह का साइन देखो, हमने A11 स्मॉल A11 की जगह का साइन देखो प्लस। प्लस का मतलब साइन चेंज नहीं होता। बोलो प्लस का मतलब साइन चेंज नहीं होता। और माइनस होगा तो साइन चेंज होगा।
सर साइन चेंज होने का मतलब क्या, अगर प्लस है तो माइनस कर दोगे, माइनस में प्लस कर दोगे, ठीक है। देखो A11 मतलब सेम रहेगा क्योंकि इसका साइन 2 आया आंसर, बट इसका साइन चेंज नहीं होगा। अब A12 बोलो, A12 ये हटाया, ये हटाया, 1 आ गया, ये लिख दिया। अब साइन देखो, साइन इसका क्या माइनस, तो भैया ये +1 है तो इसका साइन चेंज कर दो। A21 ये हटाया, ये हटाया, 3 बच गया, A21 तो क्या हो गया माइनस, तो साइन चेंज होगा, मतलब +3 है तो -3 हो गया। अगर सपोज आंसर ही -3 आ रहा होता तो मैं +3 कर देता, साइन चेंज करना अगर ये नेगेटिव वाले केस में आ रहा है। A22 क्या हो गया, ये हटाया, ये हटाया, 2 आ गया, तो बताओ प्लस या माइनस, तो साइन चेंज नहीं होगा। इस प्लस है, प्लस का मतलब आपको ये नहीं लिखना कि प्लस साइन लिख दिया, प्लस का मतलब साइन चेंज नहीं होगा, माइनस का मतलब साइन चेंज होगा, ठीक है। बताओ इन दोनों में क्या डिफरेंस लगा, सर सेम बातें हैं, बट ये क्या है, ये विदाउट साइन, विदाउट कंसीडरिंग साइन, और ये है विद कंसीडरिंग, विद कंसीडरिंग साइन। ये विदाउट है, ये विद है। बोलो बात क्लियर है ये? ठीक है, अब मैं 3/3 का सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं सिखा रहा हूँ 3/3 का। सर 3/3 में क्या होता था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन होते थे, ठीक है। अब जैसे वही क्वेश्चन उठाते हैं, सपोज ए का, ए मैं मान के चल रहा हूँ, डिटर्मिनेंट ए मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, तो क्या 1 2 3 3 2 1 1 2 4 ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब बताओ सर M11 M12 M13 भी होगा, है ना, फिर M21 M22 M23, फिर M31 M32 M33 चलता रहेगा, ठीक है। इधर कोफैक्टर लिख देते हैं, कोफैक्टर क्या होगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये कोफैक्टर होते हैं। सर M11 क्या होगा, वही सेम कहानी, A11 है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, तो ये बच गया, जो बच गया उधर क्या हो रहा था, एक ही एलिमेंट बच रहा था, इधर भैया ये हटाने और ये हटाने के बाद ये बच रहा है, तो मैंने इधर लिख दिया ऐसे, बट इट शुड बी रिटर्न इन डिटर्मिनेंट। तो बताओ ये क्या होगा, सर इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2 4 8, आपको पता है मैंने डिटरमिनेंट सॉल्व करना सिखाया, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, 2 4 8 माइनस 2 1 2, तो ये कितना हो गया 6, समझ आ रही है। सर M12 क्या होगा, ये A12, इसको हटाओ, इसको हटाओ, आप समझ रहे हो, जो एलिमेंट आया ना A11 A12, उसके रो को हटाना, उसके कॉलम को हटाना है, ठीक है। तो क्या बच गया, ये हटाया, ये हटाया, तो 3114 बच गया, तो लिख दूंगा 3114। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, 12 माइनस 1, तो कितना हो गया 11, 12 माइनस 1 क्या हो गया बेटा 11 हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम ये करते चलेंगे। सर इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, भैया आंसर तो सेम ही आना है, A11 में भी तो यही सब करना है, यही सेम चीज करूंगा, 2 1 2 4 सेम चीज, बट साइन को कंसीडर करना है। तो सर A11 का साइन क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव में साइन चेंज नहीं होगा, इसका मतलब ये सेम ऐसे ही रहेगा, सेम इसको ऐसे सॉल्व करूंगा, 4 to the 8 minus 2 that is 6, सेम आंसर आएगा, तो इधर भी 6 आया, इधर भी 6 आया, इधर क्या होगा, सर वही सेम चीज करेंगे, ये हटाया, ये हटाया, तो ये हो गया 3114, तो ये कितना हो गया, लेकिन 1 + 2 क्या होता है 3, इवन नहीं सॉरी ऑड, ऑड मतलब ये माइनस था ना इसका साइन, तो साइन माइनस आगे लगा दो, इसका मतलब जो भी साइन इसका आएगा वो साइन चेंज हो जाएगा। जैसे सपोज ये माइनस पहले ही लगा दो, पहले ही माइनस लगा दो, माइनस लगा के आपने क्या कर दिया कि इसका जो भी साइन आ रहा होगा मैं उसको चेंज कर दूंगा ना, माइनस का मतलब यही होता है ना, माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया 12 माइनस 1 दैट इज -11। आप देख रहे हो यहाँ पे अब डिफरेंस आ गया, यहाँ पे 11 आंसर आ रहा था, यहाँ पे -11, ठीक है। तो ये हमने सीखे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबके माइनर्स और कोफैक्टर्स निकाल लो, ठीक है।
ठीक है, फिर अब हम चलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट पे, और नेक्स्ट वीडियो में ये मैट्रिसेस वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम चलेंगे एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम चलेंगे एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे। गॉट इट? चलो ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही छोड़ते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।